तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है, इस टाइम पर कौन-कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहती है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आचार संहिता कब लागू हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से राज्यों के नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम। इन पाँचों राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं, उस वजह से आचार संहिता लग चुकी है और अब बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आचार संहिता आखिर होती क्या है, किन चीज़ों पर पाबंदी रहती है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आज उसी पर डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ेंगे, चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए, यानी कि चुनाव को एकदम बहुत अच्छे ढंग से करवाने के लिए यहाँ पर आचार संहिता को लागू किया जाता है। आचार संहिता कुछ नियम होते हैं ताकि चुनाव बहुत अच्छे से शांति से हो सके। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। आदर्श आचार संहिता कानून के द्वारा लाया गया एक प्रावधान नहीं है, यानी कि इसको किसी कानून से नहीं बनाया गया है। कई लोगों को लगता है कि आचार संहिता जो है वो संवैधानिक एक चीज है, या फिर कई लोगों को लगता है ये कानून के द्वारा बनाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कानून के द्वारा लाया गया कोई प्रावधान नहीं है। इसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर सर्वसहमति से लागू किया था, है ना। इस तरह की व्यवस्था है जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज यानी सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सर्वसहमति से लागू किया गया है। ये व्यवस्था मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी कानून नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पर जो है आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1960 में हुई थी। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल पार्टीज का था, कोई कानून नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद आता है 1962, यानी 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इस आचार संहिता के बारे में सभी राजनीतिक दलों को, यानी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जितनी भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको बताया। देखो पहले तो केरल में यहाँ पर हुआ, विधानसभा चुनाव के टाइम में इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव 1962 के टाइम पे होने वाले थे, उस समय पर पूरे भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको इसके बारे में सूचना दी गई कि इस तरह की कोई चीज जो है वो हम भारत में पूरी तरीके से लागू कर सकते हैं, जिससे चुनाव जो है वो बहुत ही स्वतंत्र ढंग से हो जाएगा। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने, ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का रहता है। तो चुनाव आयोग ने सभी सरकारों से इसको लागू करने के लिए कहा। कब कहा? 1967 में कहा। तो इन सनों को थोड़ा सा याद रखिएगा और केरल का नाम याद रखिएगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आचार संहिता जैसे ही लगती है तो किन किन कामों पर पाबंदी लग जाती है। आगे मैं आपको ये पॉइंट भी बताऊंगी कि भैया ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम शुरू हो चुके हैं। जैसे मान लो कोई रोड बन रहा है, कोई योजना का जो है अनाउंसमेंट हो गया, तो क्या वो योजनाएं रुकेंगी या नहीं रुकेंगी आचार संहिता लगने के बाद, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि आचार संहिता लगने पर किन किन कामों पर पाबंदी होती है। देखिए जैसे ही आचार संहिता लगती है ना, तो पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर आती है। इस टाइम पे चेकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आम जनता को भी बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर सरकारी संसाधनों का यूज नहीं कर सकती है आचार संहिता लगने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे आचार संहिता जो है वो कब लगती है, कैसे लगती है। देखो जैसे ही चुनाव के डेट्स का अनाउंसमेंट होता है ना, इलेक्शन कमीशन द्वारा। अच्छा, अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार। तो यहाँ पर जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है, तब से आचार संहिता लग जाती है। और कब तक लगी रहती है? जब तक चुनाव के परिणाम ना आ जाए। यानी कि अभी इलेक्शन कमीशन द्वारा बोला गया है आचार संहिता तो लग चुकी है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि करीब 5 दिसंबर से पहले पहले परिणाम वगैरह सब आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। वोटिंग का जो वोट का जो काउंटिंग है वो सब कुछ हो जाएगा। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो सब 5 दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगी और 5 दिसंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी। मतलब आचार संहिता भी 5 दिसंबर से पहले पहले खत्म होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स देखें, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला,
सरकारी हवाई जहाज, ये सब चीजों का उपयोग नहीं कर पाएंगे आचार संहिता लगने के बाद। यानी कि सरकार के पास कोई भी पावर इसके बाद नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो। आचार संहिता लगी मतलब अब आपके पास कोई पावर नहीं है। चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पर यहाँ पर रोक लगा दिया जाता है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है जितने भी अधिकारी चुनाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए, ध्यान रखिएगा, दीवारों पर लिखे गए हर तरह के पार्टी से संबंधित नारे, जैसे कई पार्टीज के अलग अलग नारे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं दीवारों पे उसको लिखवाते हैं, किसी के घर की दीवार पे लिखवा दिया, किसी के प्लॉट के दीवार पे लिखवा दिया। तो ऐसा जो है ये सब चीजें नहीं हो सकती। प्रचार सामग्री पूरी तरीके से, जैसे बैनर हो गया है ना, रोड पे आप देखते होंगे ना किसी दीवार में बैनर लगा है, कहीं पर किसी रोड में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है चुनाव प्रचार के लिए, ये सब कुछ हटा दिया जाता है। उसके बाद पोस्टर भी लगा होता है, छोटा छोटा पोस्टर लगा होता है, ये सब कुछ हटा दिया जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगने के बाद। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या मीटिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रैली, वैसे तो देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद यानी आचार संहिता के बाद रैली वगैरह होती ही नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, रैली करनी ही है, तो यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि परमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, परमिशन नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, मीटिंग वगैरह करने के लिए भी परमिशन लगती है। धार्मिक स्थलों यानी कि जैसे मंदिर वगैरह हो गया, धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान आप नहीं कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद या फिर आपका जो है चर्च, इन चीजों से रिलेटेड किसी भी चीज का या प्रतीक का इस्तेमाल आप चुनाव के दौरान नहीं कर सकते, चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए नहीं कर सकते जब आचार संहिता लग गई हो। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी नई योजना और नई योजना के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकती, और दूसरी किसी भी काम के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकती, ना तो किसी चीज का इनॉग्रेशन यानी कि लोकार्पण कर सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे जिन योजनाओं को लागू, जैसे मध्य प्रदेश की मैं बात कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो कि चुनाव से पहले ही लागू हो चुके हैं, उसके बाद जो गैस कनेक्शन दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में, वो भी लागू हो चुके। तो उन योजनाओं का क्या होगा तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी इन पॉइंट्स को समझो। तो इसके लागू होने के बाद राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी नई योजना को जो है लागू नहीं कर सकते, ना ही कोई घोषणा ये कर सकते हैं। कोई भूमि पूजन नहीं होगा किसी भी चीज का, कोई इनॉग्रेशन, कोई लोकार्पण नहीं होगा। मतदाताओं को यानी वोटर्स को किसी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकेगी। आपने कई बार देखा होगा चुनाव में वोट डलवाने के लिए कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि वोटर्स के घर के आसपास जा जाके इस तरीके से प्रचार करवाती है कि अगर आप हमारी पार्टी को वोट दोगे तो आपको इतना पैसा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी को वोट दोगे तो आपको शराब की बोतलें मुफ्त में दी जाएंगी। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है, किसी तरीके से रिश्वत नहीं दी जा सकती है। साथ ही किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते, यानी कि किसी भी प्रत्याशी पर जो खड़ा हो रहा है पार्टी से, या फिर किसी भी पार्टी पर पर्सनल हमला नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी इस टाइम पे। मतदान केंद्रों में वोटरों को लाने के लिए गाड़ी नहीं दिलवा सकते आप। जैसे कि मान लो किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है कि वो जो पर्सन है, सामने वाला जो पर्सन है, वोटर है, वो मुझे ही वोट दे, तो वो क्या बोलेगी, गाड़ी की सुविधा देगी उसको, ताकि वोटर जो है वो लालच में आ जाए कि ठीक है आप गाड़ी की सुविधा मुझे दे रहे हैं वहां तक जाने के लिए, है ना, तो मैं आप ही को वोट दूंगा। तो गाड़ी की सुविधा बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को नहीं दे सकती है। मतदान के दिन यानी वोटिंग के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं किया जा सकता, शराब का वितरण वगैरह नहीं हो सकता है। ठीक है, मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले। तो ये है क्या क्या बैन रहता है, क्या क्या बंद रहता है ना, मतलब क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही पुलिस को बहुत पावर दे दी जाती है। आम जनता भी अभी अगर रास्ते पर चल रही है, आम जनता भी अगर किसी हथियार के साथ पकड़ी गई तो बहुत दिक्कत यहाँ पर हो जाती है, इसलिए आम जनता को भी कुछ रूल्स इस टाइम पे फॉलो करने पड़ते हैं चुनाव के टाइम पे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें ये पता चलेगा हमको कि भाई अगर कोई चीज स्टार्ट हो चुकी है, कोई योजना शुरू हो चुकी है ना, या फिर कुछ भी चीज अगर स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या आचार संहिता लगने के बाद उस पर रोक लगेगी या फिर क्या होगा। देखिए, जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो चुका है आचार संहिता लगने से पहले,
वो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहेगी। जैसे लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश का, उसका जो पैसा देने का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, हर महीने पैसे मिल रहे हैं। तो अब वो बंद नहीं होगा, अब वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा क्योंकि वो पहले ही स्टार्ट हो गया है। जिन योजनाओं में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसे लाभ मिलेगा इसकी पहचान हो गई है, यानी कि आचार संहिता जब लगी थी उससे पहले ही ये बता दिया गया था कि इस योजना के तहत इस इंसान को या इस कैटेगरी के लोगों को लाभ मिलेगा। अगर ये घोषणा हो चुकी है या तय हो चुका है तो उस योजना को भी चालू रखा जाएगा। नेक्स्ट है, पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजना है। मनरेगा योजना आपको पता होगी ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है 100 दिन का। तो ये जो मनरेगा योजना है इसमें आचार संहिता के दौरान भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चलता रहेगा। इस तरह की जो भी योजना है ये चलती रहेंगी, कोई इशू नहीं है। नई योजना को मंजूरी मिल चुकी है, मान लो कोई नई योजना है उसको मंजूरी मिल गई है आचार संहिता लगने से पहले, और उसके लिए पैसे भी स्वीकृत हो चुके हैं, पैसे कितने देने हैं ये भी मंजूरी हो चुकी है, तो वो योजना भी चलती रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट है, पुलिस और प्रशासन विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग के आदेश पर हो सकेगा। मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि ट्रांसफर वगैरह ऐसे अधिकारी जो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव से जुड़े हुए हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है पुलिस और प्रशासन विभाग के जो अधिकारी होंगे उनका अगर ट्रांसफर करवाना है या पोस्टिंग कहीं और करवानी है तो यहाँ पर जो है आदेश पर हो सकेगा। किसके आदेश पर? चुनाव आयोग के आदेश पर। ड्राइविंग लाइसेंस, जाति निवास प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जमीन की रजिस्ट्री, इस तरीके के जो भी काम है आपके, जो इंपॉर्टेंट काम है उन पर कोई बाधा नहीं लगेगी, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी, वो काम भी आपके चलते रहेंगे। तो इस टाइप के जितने काम है ये चलते रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन ये आपको याद रखना है कि आचार संहिता लगने के बाद कोई नई घोषणा नहीं हो सकती, किसी नई योजना की घोषणा नहीं हो सकती, कोई लोकार्पण नहीं हो सकता। इन सभी चीजों से जो है सरकार, क्योंकि अब पावर में नहीं रहती है, अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा ना सरकार में कौन आएगा, अभी सरकार पावर में नहीं है, लेकिन जो घोषणा उन्होंने पहले कर दी है जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ध्यान रखिएगा किसी कानून के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, राजनीतिक दलों ने आपसी सहमति से इसको बनाया था। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।